नाज़रीन, आज हमारे साथ और हमारे साथ मलिक मोहम्मद ढेर साहब भी हैं जो चेयरमैन हैं कौमी असम्बली बराए दाखिला के, और उनसे भी पूछेंगे क्योंकि दाखिला कमेटी का बहुत बड़ा हाथ है लोगों की गिरफ़्तारियों कराने में, करने में और भगाने में। और आज हमें बड़ा अफसोस लगा है कि हमारे मिनिस्टर साहब का इंफॉर्मेशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा दौड़ लगाई है, जो जिसका बेचारे का सांस फूला हुआ था और बड़ा दुख लग रहा था। तो ढेर साहब से पूछेंगे कि ऐसे काम क्यों करा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आपने फवाद चौधरी साहब वाला किया बड़ी था। ज्यादती जार की है, वो मैंने जो तरस आ रहा था उसको इतना दौड़ा रहे थे। वो उसकी वजह आपको बता देता हूँ। आपने कहा एज इंटीरियर चेयरमैन इसका जवाब दें, तो मैं सच का जवाब आपको देता हूँ कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले आईजी साहब को और चीफ देखा है टीवी पे दौड़ते जी हुए? चीफ आपने सांस जी सर सुन तो लें सर, सुन तो लें। वो आई नहीं, जाती इस तरह नहीं है, जाती इस तरह नहीं है, जाती इस तरह नहीं है कि इन्होंने आईजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को थ्रेट किया था। आपको याद है? इन्होंने सिर्फ उनको नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी थ्रेट किया था। किस उम्र में लोगे? सॉरी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी थ्रेट किया था। मेरे जवाब सुन लें। इन्होंने सर रेंजर्स को भी थ्रेट किया था, कहते थे हम देख लेंगे आपको। नहीं तो वो तो 3 सिपाही थे खाली। मेरी बात तो सुन लें। इन्होंने रेंज सबको थ्रेट किया कि हम हुकूमत हमारी अवाम हमारे साथ है, हुकूमत हमारी आ गई, हम आपको देख लेंगे। आज का किस्सा इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उनको सर मेरी जवाब तो मुकम्मल होने दें। सिर्फ एक मेरा जवाब नहीं होने देंगे मुकम्मल, सब तो सुकून से बोलेंगे। ये मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। मेरी बात सुने। आपने सवाल किया, मैंने कहा जी इन्होंने आईजी को थ्रेट किया, चीफ सेक्रेटरी को, रेंजर्स को, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को, सबको थ्रेट किया कि हमारी हुकूमत आएगी हम आपको देख लेंगे। इन्होंने अदलिया को थ्रेट किया। अब अदलिया ने इनके साथ क्या किया, ठीक हो गई, ठीक है। और बाकी आईजी और उन्होंने, अब ज़रूरी तो नहीं कि सारे ठीक हो जाएं, हर कोई तो थ्रेट नहीं सुनता ना सर। सवाल ये है कि कुछ वैल्यूज़ होते हैं। नहीं, पुलिस तो नज़र नहीं आई, को 2 सिपाही थे खाली। सर बात यह है कि वो परेशान क्यों थे फिर? डर उन्हें किस चीज़ का था? 2 सिपाहियों से इतने डर गए जो आईजी को थ्रेट करते थे। ये मकाफात अमल है सर। देखें, मैं ये कहता हूँ कि किसी का दिल ना तोड़ें। उस वक्त जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी थे वो इतने परेशान थे, वो कहते थे हम इस्तीफ़ा देते हैं, क्योंकि ये इज़्ज़तदार लोग होते हैं, वैल्यूज़ वाले लोग होते हैं, ख़ानदानी लोग होते हैं जो इस तरह CSS करके आते हैं। वो कहते हैं जी हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें इज़्ज़त चाहिए। कोई बंदा उन्हें कहे जी हम आपको देख लेंगे, हम ये कर देंगे, और इलेक्शन कमीशन को हम आपके बच्चों को देख लेंगे। सर ये पहली दफ़ा ये चीज़ आई है। मतलब ये लोग एक, मतलब ये कौन सा ग्रुप है? ये फिर गिरफ्तार करोगे जी? फिर गिरफ्तार करोगे? नहीं सर नहीं, हम तो गिरफ्तार करने वाले हैं ही नहीं। ये तो इनके अमल हैं जो इनको ये करवा रहे हैं। अब देखें ना, आप कह रहे थे आर्मी एक्ट के तहत केसेस। देखें मेरी बात सुने सर, सियासतदानों को जो मर्जी कहें, खुली छूट है। इन्होंने पहले भी जो कुछ किया है, मैंने इमरान खान साहब को कहा था पहले ही, जब मेरी मीटिंग हमारी होती थी, पहला जो 2nd सेशन था, मैंने कहा सर आप यहाँ पे इस्लाहात करने आए थे और अपोजिशन को गालियों पे लग गए, आप हर चीज़ भूल जाएंगे। और भूल गए वो। और यहाँ तक बात नहीं होती। अब आर्मी एक्ट की आपने बात की है कि आर्मी एक्ट लग रहा है। सर देखें, जहाँ जहाँ TTP हमला कर रही है, जहाँ जहाँ बलूचिस्तान फ्रंट वाले हमला कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ आपके मतलब है तालिबान हमला कर रहे हैं, इनके सॉफ्ट टारगेट्स वही हैं। सर देखें, एहतजाज क्या होता है? एहतजाज तो कहीं भी आप खड़े होकर कर सकते हैं, आप कहीं भी साइड पे खड़े होकर कतबे लेके एहतजाज कर सकते हैं। ये एहतजाज नहीं है सर, ये थ्रेट है। अच्छा, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है। वैसे कल वाले एहतजाज में अमन रहा है कोई सर, वो एहतजाज पैट्रियट्स का था। वो एहतजाज नहीं, जिस जबान से बातें कर रहे थे वो तो पैट्रियट की नहीं, वो सुप्रीम सर कोर्ट। पैट्रियट्स का एहतजाज और होता है, और जो बाहर के इशारों पे एहतजाज होते हैं वो और होते हैं। देखें, ये इस्लामाबाद था, एक पत्ता नहीं हिला। और यही इस्लामाबाद था कि हर तरफ, हर तरफ आग ही आग, हर तरफ आग ही आग थी सर। याद है, हर तरफ आग ही आग थी सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया था इधर ना आए। सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन की, जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद चाहता है कि मेरी वायलेशन ये कर सकता है, क्योंकि ये लाडला है ना सर। उसकी वायलेशन की। आज मैंने असम्बली में तकरीर की है, मैंने उसमें अपील किया है चीफ जस्टिस साहब से। मैंने कहा सर सुओ मोटो ले लें, महंगाई पे ले लें, खुदा के लिए सुओ मोटो ले लें। मैंने कहा मेहरबानी करें, एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर दें, अपना एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दें, महंगाई पे कर दें, अपनी मर्जी का कर दें। जिस दिन हमला हुआ
और कोर इंडिया के कमांडर चैनल हाउस आपने से। देखे कैसे और चल रहे उस थे? टाइम सारी रात, क्योंकि सिर्फ बैरो चीफ जो मेरा ही इनको था तहफ़्फ़ुज़ वहाँ दे पे। रहे हैं उनके बारे में क्या ख्याल? वो मुझे ऑडियो इन लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, मेरा सवाल आपसे आज क्या कि जो फ़ौज के ऊपर हमले कर रहे हैं, जो टीटीपी के और इनके काम कर रहे हैं, जो ऐसे अहम तनसीबात पे हमले कर रहे हैं, बजाय सज़ा देने के उनको अगर वेलकम करें कि जी आया नू घर आया मेरा परदेसी, मतलब आप इतना वेलकम करें, आप मैसेज क्या दे रहे हैं एक नौजवान को? सर वो मैं तो आज कह रहे थे आप चीफ मुझे जस्टिस पता है ने आप कि मेरी मैं बात सब पूरी लोगों- नहीं सुनेंगे सब- सर, सबको नहीं कहते, मेरी आप हमने नहीं इससे सुनेंगे, पहले आपको हजम नहीं उनके मुंह से होती ये मेरी dialogue बात, नहीं आपको सुना। हजम नहीं होती, आप मेरी बात सुन नहीं सकते। देखिए मेरी बात होती है सच, और सच हमेशा कड़वा होता है। सवाल ये है, देखिए न्याजी तो आप भी हैं ना सर, इसलिए कैसे सुन सकते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ देखें, जब एक बंदा इस तरह तनसीबात पे हमले की तरगीब दे रहा है और ट्रेनिंग दे रहा है, और उसके बाद वो हमला होता है, अच्छा फिर उस बंदे को कहें कि घर आया मेरा परदेसी जी आया नू, और उसके बाद उसको मर्सिडीज पे ले आए, और उसको देखें आज तक हमने मर्सिडीज किसने दी है? सर ये इसरार जो सुप्रीम कोर्ट का है, ये मर्सिडीज उसने चीफ जस्टिस साहब के हुक्म पे अरेंज करके सर भेजी है। अभी पूछने आप अभी ये मेरी इसरार साहब से भी मैं पूछिए। पूरी बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा उसके बाद सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं होती जाती सर, जब वो आ जाते हैं फिर उनके बाद उनको आज तक हमने नहीं सुना कि किसी को रिमांड से निकाल के आप उसको जो है ना घर भेज दें। कभी रिमांड से निकल के कोई घर नहीं गया। ये पाकिस्तान की तारीख, अब मैं वकील हूँ, नहीं, मेरा एक दिल सवाल चाहता और है, भी मैडम है। मुझे ये बात पूरी नहीं, करने कि दें। मुल्ज़िम को कभी जजेस गेट से भी लाया गया। देखें कहने का मकसद ये कि मैं वकील हूँ ना सर, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं या तो मैं उनको कहीं ज़ाया कर दूँ। उस रिमांड जब आप दे दें तो फिर आप उसको वापस नहीं कर सकते, नंबर एक। और जिस जज हाई कोर्ट के अदालत में उनको गिरफ्तार किया गया, शाम को वो कहते हैं कि गिरफ्तारी लीगल थी, यानी कि उस जज की अगर गिरफ्तार किया गया तो उस जज की, यानी कि जज को वो नाराज होना चाहिए ना। फैसले में उस जज ने कहा लीगल नहीं, उसने कहा, उनको कहा गया नहीं आपको नहीं पता, ये आपके साथ ज्यादती हुई है, आप कहें कि नहीं गलत थी। मतलब सर व्हाट इज दिस, इज दिस जस्टिस? क्या ये कानून है? ये इंसाफ है? देखें, और उसके बाद बात यही नहीं खत्म हो जाती। मैडम एक मिनट, महमूद मौलवी उसका बात यहाँ खत्म, फौज नहीं बदली जाती, सियासी जमातें हम बदल बात सकते हैं। यहाँ नहीं खत्म हो जाती सर। क्या बात की और है? उनके साथ एक और कमिटमेंट की गई। पहले उन्हें कहा गया कि जी अभी बहस हो रही है, टीवी पे चल पड़ा कि उनको रिहा कर दिया गया है, अभी बहस हो रही है, अभी फैसला नहीं हुआ, ये चल गया कि रिहा हो गए, चलें जी रिहा हो गए। रिहा होने के बाद उनको फिर प्रोटेक्टिव बेल दी गई सर, फिर प्रोटेक्टिव बेल दी गई। मतलब कि कभी अच्छा ठीक है आप कहें उनको ठीक है हम छोड़ रहे हैं, अब कल जाके ना वहाँ पेश हो जाएं, प्रोटेक्टिव बेल फिर मिल गई। नादरीन वक्फा ख़त्म हुआ, दोबारा आते हैं ढेर साहब के पास, इनसे बात करते हैं। मलिक साहब आप बताएं क्या बात कर सर। रहे बात उस वक्त रुकी थी प्रोटेक्टिव बेल पे। सर इतनी पाकिस्तान की तारीख की ये इंतहाई जो है ना एक तारीखी प्रोटेक्टिव बेल थी, जिसमें गपशप की इजाज़त दी गई, जिसमें जो भी आना चाहे उनको इजाज़त दी गई। और उसके बाद उन्हें मतलब सिर्फ ये बेल नहीं दी गई सर, उसके बाद उन्हें कहा बैठे रहें, हम आपको जब तक ऑर्डर न दें आपने नहीं जाना। जो कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद भी ऑर्डर, मतलब जो आपके ऑर्डर्स हैं वो मिलते रहे हैं, और वो उसी वक्त लिखे गए, उसी वक्त बनाए गए, उसी वक्त हैंड ओवर किए गए। और बेल किस चीज़ की मिली? ऐसे मुकदमात जिनका अभी मारज़ वजूद में ही नहीं आए, जो कभी ये अगर गलती करें और उस गलती पर इनको कोई पर्चा हो या कुछ हो, उसके ऊपर भी बेल। जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, अभी शादी नहीं हुई, शादी के बाद ही बच्चा आना है ना, उस बच्चे के ऊपर भी कानून बन गया है सर। मतलब इतना मेरा क्वेश्चन सिर्फ जो इन सारी बातों से मेरा क्वेश्चन ये है, इतना लाडला क्यों? हु इज प्रोटेक्टिंग देम? कौन है जिसने मुल्क की जुडिशरी को उनके लिए हिला के रख दिया है? एजेंडा क्या है? कॉन्स्पिरेसी क्या है? पीछे हाथ किसका है? इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, पाक आर्मी को मिलाइन करना, दहशतगर्दों की तरह हमले करना हो सकता है सर। अभी तो मुझे बात उसको वो बनाने देना कि ये सोचने का मकाम ये है
कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी जिससे इस मुल्क के इदारों को हिला के रख दिया गया है, सब कौन है पीछे, और उनको जो लुक आफ्टर कर रहा है वो लुक आफ्टर किस एजेंडे पे कर रहा है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने पिछली दफा भी आपके यहां बैठ के किया था कि जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मुल्कों को दीवार से लगाना हो तो उनकी फौज को दीवार से लगाया जाता है। फौज को दीवार से लगाने का टास्क किसने दिया? सीपैक रोकने का टास्क किसने दिया? इस मुल्क के में अनसर्टेनिटी और हर वक्त हंगामे धरने, इसका टास्क किसने दिया? डॉलर रोज बरोज बढ़ाने का टास्क किसने दिया? पिछले 4 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर लगाने का टास्क किसने दिया? और मुल्क को कश्मीर को उनके हवाले करने का टास्क किसने दिया? और मुल्क रोज बरोज नीचे क्यों जा रहा है? और IMF की जो 76% लोन, सुन ले क्यों नहीं सर, वो देखें 76% लोन 4 साल में लिया गया है, 24% लोन 71 साल में लिया गया है। 76% 4 साल में लोन शॉर्ट टर्म के ऊपर, और इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे। इसकी वजह से जो इकॉनमी तबाह हो रही है, और फिर आगे IMF के साथ मिसकमिटमेंट किसने की कि हम तेल की कीमतें कम कर देंगे, यहाँ आके बढ़ा दी, जिसकी वजह से वो हमारी बात नहीं सुन रहे। ये सारी के पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है, और आज जिसने आप कह रहे थे अभी कि उन्होंने 60 अरब रुपया जो है 60 अरब रुपया पाकिस्तान के खजाने में जाने की बजाय जिस बंदे ने भेजा था उस बंदे को क्यों दे दिए गए सर? और कैबिनेट में बंद लिफाफों पे दस्तखत क्यों करवाए गए? ये बात पूछने क्यों नहीं दी जा रही? 60 अरब रुपए की गड़बड़ की किसने? सर किसने की? देखें गड़बड़ जिसने की थी वो कहीं नहीं जा सकता। बात यह है कि उस गड़बड़ को मैनेज करवाने वाला कौन था? देखें उसको तो सजा मिल गई, उसने पैसे वापस भेज दिए। पैसे तो पाकिस्तान की उसमें फाइनेंस में आने थे ना, तो आपने खुद नहीं लिए ना, आपने उनको खुद दे दिए। जो देखें मिस हैंडलिंग तो तब हुई है ना कि कैबिनेट ने मंजूर करके उसको भेजे हैं वहां। हमें तो ये देखना है ना कि ये मिस हैंडलिंग कहां पे हुई है। और इस सब कुछ होने के बाद सर पैसे भी पचवा दिए, और फिर उसके बाद रिमांड पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 8 दिन का रिमांड भी वापस हो गया। सवाल ये है कि इतनी बड़ी VIP ट्रीटमेंट के पीछे कौन है? मकासद क्या हैं? मुल्क को फौज को एक सारी हर पाकिस्तानी जो है ना, जो नौजवान और ये हैं इनके तबके के, वो कितना बुरा भला कह रहे हैं। एक मेरे दोस्त ने फ़ोन किया मुझे सऊदी अरब से, तो वो गालियां देने लग गया फौज को। तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो तुम? कहते जी ये फौज ऐसे ऐसे। मैंने कहा बात सुनो, ये काम तो इंडियन करते हैं, तो तुम पाकिस्तान ना हो, इंडिया की नेशनैलिटी ले लो, यहाँ आने के तुम काबिल ही नहीं हो। ये पाकिस्तान की फौज को इंडिया गालियां देती है जो आप गालियां दे रहे हो, फिर इंडियन की नेशनैलिटी तो ले लो ना आप लोग। सर देखें ये वो हमारी फौज है जिसने हमारे पहले 25 साल जो थे वो बहुत मुश्किल गुजरे हमारे, जिसमें हमने वहाँ जूनागढ़ दे दिया, जिसमें हमने वहाँ पे कश्मीर दे दिया। हमने शुरू में हमारी फौज कमज़ोर थी, हमारी दिफा कमज़ोर था, और उसके बाद ये नहीं हुआ 71 में हमने पाकिस्तान दे बैठे। 71 के बाद फिर 65 की जंग, फिर हमने ये सोचा 71 के बाद कि अब हम फौज को कहेंगे कि आप खुद अपने पाँव पे खड़े हो। उस वक्त की बची कुची सियासी क़यादत ने फौज को ये टास्क दिया, फिर फौज ने खुद को मजबूत किया। खुद को मजबूत करने के बाद 71 के बाद अल्लाह की मेहरबानी से 1 इंच जमीन फौज ने नहीं दी, और अपनी कुर्बानियां देती जा रही है। फौज ने वो जहाज आया उस वाला, और 1 दिन में उन्होंने गिरा दिया। उन्होंने देखे सर हम इंडिया से कितने गुना हम कम है, लेकिन आज इंडिया को नथ डाली हुई है फौजी, हमारे फौज की वजह से, हमारा एटम बम इनकी वजह से है। आज हम उनको अगर मिलाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम जिस टहनी पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। और ये सब कुछ जो करवाया जा रहा है इसके पीछे एक साजिश है। उस साजिश को देख के अगर हम आज सर मेरी आखिरी बात, साजिश बता सिर्फ आखिरी बात किसकी है? देखें उसको जो लाडला बनाया गया है, उसको जो तहफ्फुज़ दिया गया, किसने बनाया है? सर आपकी अदलिया ने बनाया है। नहीं, अदलिया ने क्यों बना रही है? ये तो पूछने की जरूरत है कि पीछे कौन है। हाँ, तो वो साजिश क्या है कि इस तरह करवा के क्या हमारे एटम बम को लेना चाहते हैं? देखो ना, मुझे लगता है ये साजिश है पाकिस्तान के एटम बम को रोल बैक करने की साजिश है। मैं सम अप कर रहा हूँ, पाकिस्तान के एटम बम को रोल बैक करने की साजिश है, क्योंकि CPEC पहले खत्म किया गया है जो हमारी लाइफ लाइन था। अब पाकिस्तान के एटम बम को रोल बैक करने के लिए सब कुछ दोबारा शुरू हो गया। सर उनके जाने के बाद हुआ है ना। अगर वो रह जाते और हम अगर स्टैंड ना लेते और उनको रवाना ना करते
अब पाकिस्तान के एटम बम को रोल बैक करने के लिए सब CPEC कुछ तो किया दोबारा गया। शुरू हो गया। सर उनके जाने के बाद हुआ है ना, अगर वो रह जाते और हम अगर स्टैंड ना लेते और उनको रवाना ना करते, आज को हमें बुरा कहते थे ना, आज तो हम मान लें हम मुजाहिद हैं, हमने रवाना किया उन्हें सर, नहीं तो 11 साल अगले 10 साल फिर वो आ रहे थे, इसीलिए रवाना किया था कि CPEC जो है वो चल पड़े। ये वही हैं जिन्होंने अमेरिका में एक यहूदी लड़ रहा था और पाकिस्तानी एक सादिक खान लड़ रहा था, इन्होंने यहूदी की सपोर्ट की थी, ये वही हैं सर। हदरतुल्लाह साहब, मलक साहब तो मामलात को बड़ा गहराई में जानते हुए उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो तो नंबर 1 है, नहीं लेकिन मलक अच्छी बात है। बिल्कुल मलक साहब की बातें अच्छी एक बात तो अच्छी भी है और एक मुहब्ब वतन लेकिन आदमी को मुहब्ब वतन आदमी की इसी तरह बात इसी होनी तरह चाहिए, बात लेकिन वो होना असल चाहिए। कॉन्स्पिरेसी लेकिन वो उसने नहीं बता रहे हैं ना वो कि नहीं पीछे बताया, कौन है। बता रहा वो हूं नहीं कि इस बताया। एटम बम को रोल बैक किया जा रहा है, कौन सी फोर्सेज हैं जो ये करना चाह रही हैं, ये तो सारी दुनिया जानती है, नहीं बताया ना। ये उनके एजेंट हैं, ये सब कर रहे हैं, और जो इनको सेव कर रहे हैं वो भी। अब मैं आगे क्या कहना चाहूँ, अब क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूँ यहाँ, क्योंकि मैं वकील हूँ, ये ना हो कि कल को मुझे भी कहें कि तुम अपनी वकालत से दस्तबरदार। मैंने सच तो कहना है सर, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ, और जो अल्लाह से डरता है सर वो सच कहता है। नहीं ये बताएं, इलेक्शन होंगे अक्टूबर में, सुने 3-4 इलेक्शन साल में तो हर कोई इलेक्शन कह रहे हैं इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में अक्टूबर में अक्टूबर हो। में होने में तो कोई मसला नहीं है। देखें हम शुरू से ये कह रहे थे कि अपने टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं कि 2 इलेक्शन हम सुबह के अब करा लेते हैं, 2 बाद में करा लेते हैं, ये अननेचुरल है, ये नहीं तो पॉसिबल ही ये नहीं है फिर ये केयर टेकर अक्टूबर तक चलेगा। सर। जिस तरह एक लॉ के मुताबिक उसकी चलना रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके मुताबिक नहीं, 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 केयर लॉ के टेकर मुताबिक तो कोई ये कानून में लॉ इसकी- के मुताबिक तो देखिए, कोई कानून इसके ऊपर requirement। खामोश है सर। नजरिए जरूरत के तहत ये लिखा हुआ है कि जब तक ये हुकूमत मतलब जब तक इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक केयर टेकर ये हुकूमत चला सकते हैं। दिस इज लीगल। इसमें आई एम लॉयर सर, आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स, नहीं। दिस इज लीगल। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक केयर टेकर संभाल सकते हैं, ये प्रिज्यूम्ड है। नहीं तो इलेक्शन तो असेंबली डिसॉल्व के पास, इसीलिए तो 3 महीने रखे जा सर रहे 3 हैं। महीने देखें, इलेक्शन कमीशन जब ये कहे कि फेयर एंड फ्री और जस्टिफाइड इलेक्शन नहीं हो सकते, ये भी तो आइन कह रहा है ना कि फेयर फ्री एंड जस्टिफाइड इलेक्शन समझेगा इलेक्शन कमीशन तो कराएगा, अदरवाइज वो नहीं भी करा सकता। सर दिस ये इजाजत है, लेकिन आप 3 महीने में ये नहीं है कि फिर ये नहीं होता कोई अल्लाह रहम करे कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए फिर भी आगे हो जाते हैं। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सर, देखिए हमें इलेक्शन पे नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरी चीजों पे नहीं जाना चाहिए। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है ना, खुदा की कसम, वो है गरीब की महंगाई, हाँ। गरीब की भूख। वो तो पता ही और किसी को चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर खुदा के लिए मैं हर दफा आपको कहता वो हूँ, तो- और आप वो मुझे तो आज मैं तो मैं यहाँ इकरार करता हूँ कि हाँ। ये आपकी ये तजवीज मैं तो आज भी कह रहा हूँ, ठीक चार्टर है, इकोनॉमी 10 साल के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी 10 साल के लिए कराए, 7 साल और के लिए उसमें कराए, 8 साल के लिए कराए। अनइंटरप्टेड लाइक एस्टेब्लिशमेंट के जो जिस तरह के मामलात होते हैं, और उसके ऊपर आटा दाल घी चीनी की 2018 वाले रेट्स, ये मुतालबा है सर। देखें इसके ऊपर बैठ जाएं, इसके ऊपर सू मोटर ले लें चीफ जस्टिस, इसके ऊपर बैठ के बात कर लें। अच्छा ये जो तो आपस आप में पेश हो सियासतदान जाए हैं- ना, दरखास्त दे दें, आप वकील हैं। सर जो मैं बातें कर रहा हूं ना, इन्होंने मुझे वापस नहीं आने देना क्यों? अदालत से। कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? सच कौन सुनता है आज? नहीं नहीं मैसेज तो दे रहा हूं ना सर। नहीं, नहीं, देखें वो जो ऐसी बंदा बात ही नहीं चार्टर है। ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे अगर ये आ जाएं सर, जो गरीब इस वक्त भूख से चार्टर मर ऑफ रहा है। इकोनॉमी तो पहली शर्त है। जिस तरह आज मीटिंग हुई थी सलामती सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें डिस्कस होना चाहिए था। सर ये उस तरह नहीं हो सकता, वन साइडेड नहीं हो सकता। जब तक सारी पार्टियां बैठेंगी नहीं उस वक्त तक ये डिसीजन नहीं हो सकता। जब सारी पार्टियां इमरान को मुत्तफिक आप होके पार्टी बैठ नहीं जाएं। समझते, इमरान को तो आप किसी इमरान का को जान हम समझते पार्टी हैं। नहीं समझते, इमरान तो पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं समझता, फौज को फौज नहीं समझता। वो क्या फिर वो कैसे बैठेगा? सर हम तो कह रहे हैं, हम दावत दे रहे हैं, मैंने आज असम्बली में दावत दी है कि इमरान खान को मैं दावत देता हूँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी के आके बैठे। नहीं उनका तो सुने पार्टी पे बैन लगवा रहे हैं, आप तारीख इंसाफ को बैन कर रहे हैं। सर हम तो बैन नहीं कर रहे। अच्छा। हम तो उन्हें क्यों जी? हम तो उन्होंने जो एटमी जो जो बैन से तो जो कोई सर पार्टी नहीं खत्म सेंसिटिव तनसीबात पे जो उन्होंने हमले बैन किए से हैं, बड़ी पायदार बात जो की है। बैन से सेंसिटिव पार्टियां खत्म नहीं होती। नहीं बैन से नहीं तो हमारे सेंसिटिव हम MP के सब ऊपर फूलों के लगाया, हार पीपल्स पार्टी के ऊपर लग लेके गया, जो सबके उन्होंने ऊपर मियां लग गया। वाली में खत्म हमला नहीं किया आजकल। है, जो उन्होंने ये अपना कोर कमांडर हाउस पे हमला किया है, कायदे आजम के उस पे किया है, हम हार पहना रहे हैं उन्हें, हम उन्हें हार पहनाने जा रहे हैं, हम उन्हें मुबारक देने जा रहे हैं, हम कोई बैन नहीं लगा रहे। ऐसे लोगों को हम सर पे बिठाएंगे, ऐसे लोगों को हम रिलीफ देंगे।
ऐसे लोगों को हम जो है ना वो मर्सिडीजों में ले आएंगे। आप भी यही चाहते हैं, मीडिया भी यही चाहता है, सारी दुनिया यही चाहती है, अवाम भी यही चाहती है, लेकिन सिर्फ फौज नहीं चाहते आप, इसलिए कि वो जाने कुर्बान कर रहे हैं। आप सुबह से जाते हैं, हम शाम को आ जाते हैं, बेगमों के पास बैठे होते हैं, ये जाते हैं और शहीद होके आते हैं। उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं अवाम का, जो शहादतें दे रहे हैं, जो आपके लिए जाने दे रहे हैं, जाने देने वालों से मुकाबला करते हैं। शर्म का मकाम है। उनके खिलाफ जो बात करता है, मैं कहता हूं वो पाकिस्तानी भी नहीं है, फ्यूचर ब्राइट वो पाकिस्तानी भी नहीं है। मैं दिल से सच से कह रहा हूं है। सर। देखें, मैं अगर बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान की फौज की कर रहा हूं, इंडिया की फौज की नहीं कर रहा। अच्छी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, अच्छी बात कर एंड आई एम प्राउड ऑफ माई आर्मी, माई आर्म्ड फोर्सेस जो अपनी जान, सर जो जाने दे रहे हैं उन पे शक ना करें। नहीं, देखें कभी डिफेंस नहीं। जो है इस वक्त, देखें दूसरी भी मुल्कों में ये जो फौजी इदारे हैं, ये सर अपने शहीदों के लिए, अपने जो बेवाओं के लिए, उनके लिए ये बिजनेस करते हैं, ये प्रॉपर्टी के बिजनेस करते हैं। लेकिन एक बात बताएं, आज डिफेंस को ले लें, बाकी प्राइवेट कॉलोनियों को ले लें, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी डिफेंस में है, सबसे ज्यादा रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं। वही लोग जो डिफेंस में रहते हैं वही फौज को गालियां दे रहे हैं। और भाई डिफेंस तो छोड़ दो फिर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ।